So we'll start with velocity time graph. जैसे हमने कल पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किए थे, वैसे आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे and we will take out physics from that graph. Or again, you will have on the x-axis time, फिर y-axis will now be velocity और सेम टू सेम ग्राफ्स है जैसे हमने कल किए थे वैसे ही आज भी वही है. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस रिलेटेड टू मोशन. अगर पोजीशन टाइम ग्राफ था वो ऐसा होता तो इट मींस द पार्टिकल इज एट रेस्ट नॉट मूविंग. लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इट टेल्स यू दैट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली मूविंग विद सेम वेलोसिटी. गुड. So v constant, this tells you that v is constant, which means a is 0. Then the next type of graph here, just a minute, मैं पहले इसको कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ, ये हमको लगने वाला है बाद में. Fine. Good. So the next type is uniform acceleration. Rate of change of velocity is constant. हर एक सेकंड में velocity equal amount से change हो रहा है. That represents uniform acceleration. क्योंकि ये एंगल जो है ये कांस्टेंट है और velocity time graph का स्लोप आपको देता है acceleration. So acceleration is constant, right? तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो because a equal to tan theta, theta constant तो फिर a constant, मतलब acceleration is uniform. Good. Then the next type of graph that you have is this. Non-uniform acceleration, yes, but positive acceleration. तो ये non-uniform acceleration है. A equal to tan theta है. Theta is not constant. Theta is increasing. Theta increasing मतलब a is positive. A is positive और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. इट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दिस इज व्हाट यू हैव. थीटा goes on increasing. Then the next type that you have is, just a minute, अगला जो केस है, अगला केस is something like this. What do you understand by this graph? Theta decreasing. Theta decreasing मतलब थोड़ा सोच के बताना. Theta decreasing. Theta is decreasing. Theta decreasing. For example, पहले थीटा 60 था मान लो. What is tan of 60? √3. मतलब एक्सेलरेशन इज √3. करेक्ट. अब imagine now you have theta as, let us say, 45. What is a? 1, right? And then you have theta as, let us say, 30 degree. 1 by √3. Then you have theta as 0 degree. Theta 0. थीटा 0, a is 0. तो कहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ? नहीं. तो फिर इट इज नॉट अ ग्राफ ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन. इट इज अ ग्राफ ऑफ व्हाट? नेगेटिव तो नहीं हुआ, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हुआ. दिस इज ग्राफ ऑफ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? क्योंकि यहीं पे तो गड़बड़ होगी ना. लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन बट नॉट नेगेटिव एक्सेलरेशन. क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कुछ और होता है, रिटार्डेशन होता है, राइट? तो यहाँ पे व्हाट डू अंडरस्टैंड हियर? जस्ट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. फाइन. नेगेटिव नहीं है. इसका मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल जब बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी ज्यादा, मतलब एक्सेलरेशन वाज पॉजिटिव बट वाज मोर. फॉर एग्जांपल योर केस, एज आई कीप ऑन टेलिंग यू, आप गाड़ी चालू करते थे, एकदम सही एक्सेलेरेटर को घुमा देते हो, राइट, एंड देन यू बेसिकली आफ्टर अ व्हाइल थोड़ा धीरे 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 यू आर स्टिल एक्सेलरेटिंग, बट नाउ रेट ऑफ एक्सेलरेशन इज लेस, स्टिल a is positive. एग्जाम्पल पहले एक सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेट अस टेक मीटर पर सेकंड. अब एक सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी बेटर टू से इज 8 मीटर पर सेकंड. अगले एक सेकंड में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड. देन यू हैव 2 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी तो बढ़ते ही जा रहा है ना, राइट. से पहले हर एक सेकंड में ज्यादा वेलोसिटी बढ़ रहा था, अब वेलोसिटी बढ़ रहा है बट बाय लेस अमाउंट. तो थीटा डिक्रीजिंग मतलब a is decreasing, of course a is decreasing, but it is not negative. ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है. so a curve bending towards time axis represents decreasing acceleration. That's it, it is not negative. गलती से भी नेगेटिव मत लिखना है इसको. so you have to understand, that is why velocity time graph थोड़ा सा confusing होता है. velocity time graph, straight line parallel to time axis represents constant velocity. Body is not at rest, body is moving, right. Then a straight line passing through origin represents uniform acceleration, मतलब rate of change of velocity per second is same. हर एक सेकेंड में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज होगा. पहले एक सेकंड में अगर 1 मीटर पर सेकंड हो गया तो दूसरे एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. देन if you have a curve which is bending towards y axis, मतलब towards velocity axis, this represents non uniform acceleration. नॉन यूनिफॉर्म है वो, यहाँ पे यूनिफॉर्म है वहां पे वो नॉन यूनिफॉर्म है, बट इंक्रीजिंग, राइट. मतलब पहले एक सेकंड में मान लो 1 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हुआ होगा, अगले एक सेकंड में सीधा 4 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड में वापस से 6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी तक चेंज हुआ. तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, राइट. हियर ये जो चौथा ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है ना, दिख रहा है कि ऐसा आया कर्व. नो, मतलब वेलोसिटी कम नहीं हो रहा, कम नहीं रहता मतलब रिटार्डेशन का केस नहीं है ये. दिस इज अ केस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, विद ओनली डिफरेंस बीइंग दैट यहाँ पे ये भी नॉन यूनिफॉर्म का केस है. सिर्फ यहाँ पे थीटा कम होते जा रहा है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज इन द वेलोसिटी इज डिक्रीज. पहले एक सेकेंड में अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हुआ, अगले एक सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से चेंज हुआ, फिर अगले एक सेकेंड में हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज हुआ लेकिन बाय 3 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम हुआ लेकिन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है. अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो सिंपल एग्जांपल, आपने पहले ही गाड़ी चालू करते थे एक्सीलरेटर दे दिया, पहले ही सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आपने अचीव कर दिया फर्स्ट सेकंड. देन यू आर इंक्रीजिंग, अगले एक सेकंड में 10 से हो गया 18, स्पीड बढ़ा. लेकिन पहले एक सेकंड में कितने से बढ़ा था? 10 किलोमीटर पर आवर. अभी कितने से बढ़ा? 8 किलोमीटर पर आवर. फिर अगले एक सेकंड के बाद आपका हो गया 23 किलोमीटर पर आवर. अब कितने से बढ़ा? 5. so this is the graph, velocity is still increasing. तो इसको de-acceleration बोल नहीं सकते, this is decreasing acceleration, this is not retardation. retardation का केस होता है जब गाड़ी, the vehicle, the object, the particle, whatever you call, will come to rest. good. then as I told you कि हम सारे के सारे वैसे के वैसे ग्राफ आने वाले हैं, तो जो जो याद आ रहा है वो लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे कौन कौन से ग्राफ हमको याद आते हैं. तो इफ यू रिमेम्बर, the next type of graph was as and when, whatever I remember I'll draw it here. तो एक ऐसा ग्राफ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एक सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे there are two values of velocity, right? So at t equal to some value, let's call this as at t1, you have two values of velocity, एक तो positive v, एक तो negative v, which is not possible.
Good. Then अगला case, next case is velocity against time. What do you understand by this? अब आप बोल सकते हो थीटा greater than 90 degree obtuse, tan of theta is going to be negative. अब आप बोल सकते हो कि deceleration है, retardation है, क्योंकि velocity is decreasing with time. तो theta greater than 90, tan theta less than 0, क्योंकि negative हो गया ना, tan of any angle greater than 90 is negative. तो tan theta less than 0, मतलब A is negative, मतलब एक केस है रिटार्डेशन का. This is what you need to understand. Good. Then next case, you have so many such cases, P and then V. अब और क्या रह गया? There are so many cases, तो एक last discuss कर लेंगे and then we will see others during numericals. So let us take any other case. What else you can have? आपके पास ऐसा भी हो सकता है. What do you understand by this? What is this? इस और इसमें क्या फर्क है? This case number 2 सेम है, यस सेम है, दोनों में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सिर्फ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. गुड. तो बाकी के जो केसेस है वी विल सी दोस केसेस व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. अब अगला आपको क्या पता होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू 1D मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन. So there are in total 5 equations of motion. 5. एक v इक्वल टू u प्लस at. हम एक काम करेंगे, हम दोनों फॉर्म लिखते जाएंगे, स्केलर फॉर्म एज वेल एज वेक्टर फॉर्म. तो इसका ये स्केलर फॉर्म है and similarly it has vector form also. So we will also be writing down its vector form. So v bar equal to u bar plus a bar t. Then you have S equal to ut plus 1/2 at square. S bar equal to u bar t plus 1/2 a bar t square. Then you have the next case, v square equal to u square plus 2as. वेक्टर्स में आपको पता होना चाहिए सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है, उसका मैंने खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, a bar dot a bar is a cos of 0. क्यों? क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0 ही होता है. हमारे पास एक वेक्टर है a bar, हमने उसका प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट, उसी के साथ ले लिया, तो a cos 0. व्हाट इज cos 0? 1. तो ये क्या मिल जाएगा आपको? a स्क्वायर. ओके. तो यू कैन, यहाँ पे v स्क्वायर मतलब v बार डॉट v बार, u स्क्वायर मतलब u बार डॉट u बार प्लस 2a बार डॉट s बार. राइट. अब यहाँ पे t स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो t बार डॉट t बार मत कर देना उसको. टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. ये आपको पता होना चाहिए. ऑलवेज यू शुड नो दिस. ओके. देन नेक्स्ट केस, S equal to V average into T. क्यों? Because velocity is distance upon time. So distance is velocity into time. Average मतलब final और initial का average. So you can also write it as S bar equal to V average bar into T. Right? Where V average is V plus U by 2, and here V average bar is V bar plus U bar by 2. Then distance traveled in nth second का formula, Sn equal to U plus A by 2 2n minus 1. अब डिफरेंस समझ लो, ये और ये फॉर्मूला. Second number and fourth number formula give you what is the total distance covered by a particle in total time t.
हो सकता है मोशन 15 सेकेंड का हो टोटल, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड। उसमें से मुझे पता करना है कि पर्टिकुलर 8 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 8 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो दिस इज द फॉर्मूला एस एन मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन पर्टिकुलर सेकेंड, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो ये एक ही सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, दैट इज एस एन। तो ये याद रखना, यू विल नीड दिस। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इसका भी वेक्टर फॉर्म है, एस एन बार इक्वल टू u बार प्लस a बार बाय 2 2n माइनस 1। गुड, देन what you will have after this is, इसके बाद आपको दो पर्टिकुलर केसेस पता होने चाहिए। एक है when a body is projected upwards और when a body is released downwards, उसको फ्री फॉल बोलते हैं हम लोग। तो you will see two cases, two different cases। एक बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे बनते हैं we will see, and one is free fall। तो दोनों को बाय कंपैरिजन ही करने वाले हैं हम लोग। we will study both of these cases in comparison। So body projected upwards, body projected upwards, और दूसरा है फ्री फॉल, फ्री फॉल। ये जो आपने 4-5 इक्वेशन लिखे हैं, ये चारों पांचों इक्वेशन हमको यूज करने हैं। आई विल जस्ट राइट डाउन ओनली 4। हम लोग 4th नंबर को यहां से ओमिट कर देंगे। लेट अस जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस फॉर द टाइम बीइंग। ओके, तो ये हमारे पास इन टोटल आ गए 4 इक्वेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, आप जब बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब यू आर थ्रोइंग इट अप। व्हेन यू आर थ्रोइंग इट अप, यू आर बेसिकली प्रोजेक्टिंग द बॉडी अप अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जब जब बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा तो ओनली चेंज विल बी ए की जगह पे माइनस जी। So you will be writing just minus sign over here and a की जगह पे g। Okay, so this is what you will have। तो ये ऐसा आपको डिफरेंस मिलने वाला है। ऊपर पहले इक्वेशन में भी you will be writing down minus g, then also over here a की जगह पे minus g। That's the only difference। Why negative? Because the body is going up against gravity। अब फ्री फॉल में यही सारे केसेस है। फ्री फॉल में सिर्फ इतना है कि आप बॉडी को एक हाइट से रिलीज कर रहे हो। पहले केस में आपने बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, दूसरे केस में आपने बॉडी को हाइट पे लेके गए और वहां से रिलीज कर दिया। तो व्हेन यू आर रिलीजिंग या ड्रॉपिंग का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, और नीचे क्यों आएगा? ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, right? And of course this is also 0। so this is what you get। clear? so these are the equations for free fall। free fall बोलते हैं इसको because it is falling freely under gravity। assumption is that कि यहाँ पे air resistance भी नहीं है, there is no friction due to air। good। अब हमको free fall के ग्राफ देखने हैं। we want to see how graph of object which is falling freely looks like। so graph for free fall, when I say graph for free fall, there are 3 types of graph that you will need। एक है position time, एक है velocity time, एक है acceleration against time। so these are the 3 graphs that you will need। x axis पे आप हमेशा प्लॉट करते हो time, so you will draw 3 different graphs and you want to know how these 3 graphs look like। 3 ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहला ग्राफ, सबसे इजी ग्राफ, अगेंस्ट p। मैंने ऑलरेडी बताया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, g। why? because when body is released the object is falling freely under gravity, मतलब acceleration is due to gravity,
और अगर आप लेस हाइट लोगे, लेस हाइट मतलब 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो आपको पता होगा ग्रेविटेशन से जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो जी की वैल्यू कम होती है, जैसे डेप्थ में जाते हो तो जी की वैल्यू कम होती है, जैसे आप इक्वेटर से पोल पे जाते हो तो जी की वैल्यू बढ़ती है। मतलब वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट इन रियलिटी, इट इज अ लोकल कांस्टेंट, एक जगह पे कांस्टेंट है। लेकिन इन दिस अजम्पशन एज यू आर गोइंग अप एट अल्टीट्यूड एट हाइट, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, गुड। लेकिन हमने अगर कम लिया है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, एंड इफ यू आर टेकिंग हाइट ऑफ जस्ट 5-10 किलोमीटर, तो इतना फर्क पड़ता नहीं है उसकी वैल्यू पे, तो यू कैन टेक इट टू बी ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट। क्लियर? गुड। मतलब मैं बॉडी को मान लो एक बिल्डिंग के 20th फ्लोर पे लेके गया, कितना ही हाइट होगा 20th फ्लोर का? इमेजिन, यू नो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? मैक्सिमम 20 फीट, 3 मीटर मैक्सिमम, ये एक फ्लोर का 3 मीटर हमारे यहाँ पे। ऐसे 20th फ्लोर पे मतलब 60 मीटर, और ले लो आप 100 ले लो, कितना? 100 इंटू 300 मीटर, इट इज नॉट इवन 1 किलोमीटर, राइट? तो आप एक हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेकर रिलीज करते हैं, तो जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है मतलब कितनी होती है? 9.8 कांस्टेंट होती है, डजंट चेंज, it does not change, it is fixed value. So this is the easiest graph, 9.8 meter per second square. Then velocity time graph is the second in the line, which is easiest. Okay, what do you see? What do you see? Velocity कहाँ प्लॉट किया आपने? y axis. t कहाँ पे है? x axis. Do you remember y equal to mx? It is a straight line passing through origin. So v equal to gt will be a straight line passing through origin with slope equal to g value. हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है? g. तो ये जो ग्राफ है, इट इज a straight line passing through origin with value of slope equal to value of action due to gravity. Done. What was so difficult? Nothing. अब if you want to plot this again, s equal to 1/2 gt square, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में 3 बार बताया है, मैं चौथी बार वापस बता रहा हूँ। फैमिली ऑफ पैराबोलास। पैराबोलास मैथमेटिक्स आपको लगने वाला है, पैराबोला मतलब क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट इज अ पैराबोलिक मोशन। देन इफ यू रिमेंबर, देयर आर इन टोटल 4 पैराबोलास, राइट? तो उसमें पहला पैराबोला जो होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इट इज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और 4 इक्वेशन है, कौन से 4 इक्वेशन है बताता हूं मैं, वेट अ मिनट। तो हम यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देंगे, we'll also write down equations. So you have in total 4 equations: y square equal to 4ax, y square equal to minus 4ax, x square equal to 4ay, and x square equal to minus 4ay. अब ये हो गया एक पैराबोला। Then you have one more parabola, right? Then you have 2 more parabolas. The one looks something like this, ऐसा आता है, और एक आता है right in the third and fourth quadrant. This is what you will get, something like this. Imagine, ऐसा कुछ आता है। So you have some kind of a butterfly shape or a flower shape. अब इक्वेशंस याद रखना, इक्वेशन याद रखना सबसे इजी है यहाँ, क्योंकि ये 4 ही इक्वेशन आ सकते हैं। तो कैसे याद रखते हो वो भी समझ लो। इसको पहले साइड में कर दो, कीप देम असाइड, दोनों को बाद में देखेंगे। इमेजिन ये जो ब्लू लाइंस है, डू दे लुक लाइक एक्स? यस, एक्स ना। मुझे बता व्हाट इज x रेज टू 1? एक्स। इमेजिन यहाँ पे 1 है नहीं, लेकिन इमेजिन, राइट? तो हमारे पास कौन से ऐसे इक्वेशन है जिसमें x रेज टू 1 है? पहला और दूसरा। मतलब
पहला और दूसरा इन दोनों में से एक इक्वेशन आएगा, और पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लेकिन x की वैल्यू पॉजिटिव है। पहला क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव। तो कहां पे आपको x की वैल्यू पॉजिटिव दिखती है? ये आ गया इस पैराबोला का इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू x। गुड। अब बचा दिस वन, ये उसी का मेंबर है, राइट? लेकिन अब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड में वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव। ये आ गया इसका इक्वेशन। तो दो का सेटलमेंट हो गया, अब बाकी बचे दो। तो ये दो। नाउ दिस वन इज इन फर्स्ट एंड सेकंड में हु इज पॉजिटिव? y। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये आपके इन टोटल 4 पैराबोला है। गुड। इंपॉर्टेंट इज लुक, एक्स स्क्वायर और जगह पे एक्स स्क्वायर, 4a इज कांस्टेंट। अब आज हमारे इसको कंपेयर करोगे, हमारे पास इक्वेशन ऐसा आया s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर बराबर, ये तो कांस्टेंट है, मतलब इट इज लाइक 4a कांस्टेंट है। t, लेकिन t मतलब x एक्सिस है हमारा, तो x स्क्वायर, और s मतलब y है, तो y इक्वल टू 4a x स्क्वायर जैसा फॉर्म है ना? y इक्वल टू 4a x स्क्वायर कौन सा था? एग्जैक्टली ये दिस वन है ना, ये ग्रीन वन जो पहला मैंने दिखाया है वो। तो हाउ इट विल लुक लाइक, हो गया डन। आप बोलोगे इस तरफ क्यों नहीं? अब इमेजिन, यू हैव टू थिंक लॉजिकली, यू हैव टू थिंक। कौन सा हम लोग देख रहे हैं? ग्राफ ऑफ फ्री फॉल, बराबर, ग्राफ ऑफ फ्री फॉल। तो ग्राफ ऑफ फ्री फॉल में आपने जब बॉडी को रिलीज कर दिया तो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, नीचे ही जाएगा, ऊपर जाएगा क्या वापस? हाँ, तो फिर वाई विल यू हैव टू डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट, यू विल हैव ओनली इन द वन। एग्जैक्टली, तो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ फ्री फॉल। तो मैथमेटिक्स के बिना यार थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ से स्ट्रेट लाइन आया, कहाँ से ये कर्व आया। तो दिस इज पार्ट ऑफ अ पैराबोला, राइट? गुड। तो ये मैं रख दूंगा, आई विल पुट इट इनटू नोट्स आल्सो, यू नीड टू रिमेंबर दिस। Then that's all you need to know to solve questions of 1D motion. So let us move ahead with first question. First question. A body moves 6 meter north, 8 meter east and 10 meter vertically upwards. What is the resultant displacement from initial position? तो ध्यान दो यहाँ पे। अब पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट थिंग इज कि ये जो डायरेक्शंस होते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस के रंग लेते हैं ईस्ट मतलब आई कैप, और वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, नॉर्थ मतलब जे कैप एंड साउथ मतलब माइनस जे कैप। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, these directions are on a horizontal surface। मैं क्योंकि पढ़ा हूँ आपको, तो बोर्ड जो है वो वर्टिकल प्लेन में है, तो मेरी मजबूरी है ऐसा दिखाना। मैं इसको बोर्ड को हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकता, कर भी लिया तो आपको दिखेगा नहीं, राइट? तो these are on the surface of earth, horizontal, nothing to do with z direction। ओके, तो याद रखना ये। अब कि क्या होगा, देखो, अ बॉडी मूव्स कहाँ पे? 6 मीटर नॉर्थ। 6 मीटर नॉर्थ मतलब पहले यहां गया जे कैप, तो इसका मतलब 6 जे कैप। 8 मीटर ईस्ट, उसके बाद वो गया 8 मीटर ईस्ट, यहां पे गया। ओके, तो प्लस 8 आई कैप, राइट?
और उसके बाद क्या बोला है 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। अब इसको ऊपर मत लेके जाना, ऊपर मतलब ये इट इज गोइंग अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग इन द जेड डायरेक्शन। मैंने इसलिए पहले ही बता दिया ये आई कैप जे कैप मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, राइट। इट इज जस्ट लाइक आई एम टेकिंग दिस पेन 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड देन 10 मीटर अप। तो अप मतलब कौन सा डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, तो प्लस 10 के कैप। so this is what you need to know, प्लस 10 के कैप। गुड, ये आ गया आपका आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ आपको पूछा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो दिस डायग्राम इज इररिलेवेंट हियर, ये रिलेवेंट नहीं है। तो you need to understand this question in a well way. North south they are directions on the horizontal plane, vertically upward मतलब vertical direction में ऊपर जाना। तो आपको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार विच इज अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। देखो 36 और 64 100 मतलब 10 स्क्वायर ही होता है, दिस इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 2 times of 10 square, so this is 10 square plus 10 square which is equal to 2 times of 10 square मतलब 10 root 2 meter, option number A। Next question, a person moves 30 meter north, then 20 meter towards east and finally 30 root 2 meter in southwest direction. Good. The displacement of the person from the origin will be। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आई विल टेल यू बोथ, एक्चुअली दे आर द सेम थिंग, दोनों सेम ही है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये है ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन लेटस से, तो उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो ओरिजिन से स्टार्ट किया तो इट गोज, पहले कहाँ गया हो 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ, तो साथ में डिस्प्लेसमेंट लिखते जाएंगे, इसको बोल देंगे ओ पॉइंट, इसको बोल देंगे ए पॉइंट, तो ये हो गया ए बार वेक्टर। आपके ऊपर है नोटेशन कैसे देना है, तो ए बार वेक्टर इज 30 जे कैप। उसके बाद देन मूव्स 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट, अब ये गया 20 मीटर ईस्ट, सो लेट्स कॉल दिस एज बी पॉइंट। तो ये जो ए से बी तक वेक्टर है इसको बोल देंगे बी बार, तो बी बार आ गया 20 आई कैप। देन 30 रूट टू, 30 रूट टू, रूट टू का सिग्निफिकेंस होता है मैं बताता हूँ क्या, इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हियर, हियर मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो इट गोज 30 रूट टू। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 30 रूट टू, 10 रूट टू, 20 रूट टू, 40 रूट टू, 5 रूट टू, बाद में रूट टू आया, और ऊपर से बोल भी दिया है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब एक्स कंपोनेंट 30 और वाई कंपोनेंट 30। अगर 30 रूट टू बोला होगा तो एक्स कंपोनेंट 30 और वाई कंपोनेंट 30, 5 रूट टू बोला होगा तो फिर 5 और 5, 10 रूट टू बोला होगा तो 10 एंड 10, 8 रूट टू बोला होगा तो 8 एंड 8। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपको बात करनी है तो वैसे भी बता दिया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट जो होता है ना वो साउथ के साथ 45 और वेस्ट के साथ भी 45 एंगल बनाता है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो ये इट इज समथिंग लाइक दिस, और 30 है, 30 पहला कितना था 30 नॉर्थ, दूसरा कितना था 20 ईस्ट, फिर कितना है 30 रूट टू साउथ वेस्ट, इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट। अब बोलोगे ऐसा कैसा ड्रॉ कर दिया, अरे बराबर ड्रॉ किया है, क्यों, क्योंकि ये कितना एंगल है 45 और ये एंगल कितना है 45, दिस इज करेक्ट, डोंट वरी, फाइन। देन ये जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, तीसरा,
इसका भी नामकरण कर देते हैं, इसको बोलते हैं सी बार। तो जो सी बार है मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी अगर आपको शौक है आप बोल सकते हो ओ ये इसका मैग्नीट्यूड कितना 30√2। फिर आप बोलोगे नहीं मुझे कंपोनेंट्स ही करने, करो कंपोनेंट, वो स्टॉपिंग यू। ठीक है, तो अब ये टोटल कितना था 30√2, ये भी 45, ये भी 45, मतलब इसका साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट सेम ही आने वाला है। एडजेसेंट लोगे कॉस, लेकिन कॉस में 45 और वो सामने वाला कंपोनेंट जो है ऊपर का ये साइन, लेकिन साइन में भी 45, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है सेम। तो आप बोलोगे वेट अ मिनट, दिस कंपोनेंट इज सी कॉस 45। ठीक है, व्हाट इज सी 30√2, व्हाट इज कॉस 45, आ गया 30 हाँ, तो ये भी 30 और वो भी 40, मतलब बेसिकली ऐसा है। ये हो गया आपका कौन सा कंपोनेंट y, और कौन सा डायरेक्शन है नेगेटिव है, क्योंकि साउथ वेस्ट नेगेटिव एंड थर्ड क्वाड्रेंट ना साउथ वेस्ट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा -30 j कैप और ये आ जाएगा -30 i कैप, मतलब सी बार क्या मिल गया -30 i कैप -30 j कैप। आपको पूछा है कि फाइनली पर्सन कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या पूछा है आपको, ये पूछा है कि नहीं, ये दिखता है क्या वेस्ट में, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ तो एक ही आंसर है 10 मीटर फ्रॉम वेस्ट। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 3 वेक्टर्स इज जस्ट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट होता है तीनों का एडिशन। व्हाट इज ए बार 30 j कैप, व्हाट इज बी बार 20 j कैप 20 i कैप 20 i कैप, एंड व्हाट इज सी बार -30 i कैप -30 j कैप। तो -30 j कैप प्लस 30 j कैप कैंसल, दिस इज -10 i कैप, -10 मतलब 10 और माइनस आई कैप मतलब वेस्ट, तो 10 मीटर अलोंग वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train has a speed of 60 km per hour for the first 1 hour and 40 km per hour for the next half hour. Its average speed in kilometer per hour is, तो यहाँ पे डायरेक्टली 60 + 40/2 मत करना, क्यों नहीं, क्योंकि 60 km per hour in first 1 hour and then 40 km per hour in next half hour, तो ये पता होना चाहिए आपको क्या वैल्यू दिया है v1, कितना दिया है v1 60 km per hour, टाइम t1 कितना दिया है 1 hour। तो यहां से आपको पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से आपको मिल जाएगा s1 v1 × t1, दिस इज 60 ओनली, है ना, ये तो करना ही नहीं था। 60 km पर आवर का स्पीड है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ही कवर होता है ना, हाँ तो लॉजिकल था, सॉल्व नहीं करना था उसे। v2 इज हाउ मच 40 km पर आवर, बट टाइम इज हाफ आवर, तो s2 विल बी v2 t2, v2 इज 40 t2 इज हाफ, तो अगले हाफ आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 20। एवरेज स्पीड, इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। पाथ लेंथ कितना है s1 प्लस s2 है, टाइम कितना है t1 प्लस t2 है, कितना आया 60 + 20 80 अपॉन टाइम कितना है 1 और हाफ 1.5 मतलब 3/2, 3/2 तो 2 जाएगा ऊपर। अब ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि देखो अब ज्यादा कैलकुलेशन में पढ़ना मत, इट इज सो सिंपल। 160/3 मुझे बताओ व्हाट इज 150/3, 50, तो 160/3 मतलब 50
T3, of course 53.33 kilometer per hour. Option number B. Next question. A 150-meter long train is moving with a uniform velocity of 45 kilometer per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meters is. Simple question है, and we have done this question I think twice guys. So anyways, आपके पास एक bridge है and the length of the bridge is 850 meters. So 850 meter इसका length है. मैं what I'll do is I'll call this as length of bridge, LB 850 meter. Then there is a train, उसका length कितना है 150 meter. 150 meter is the length of the train, something like that. तो इसको बोल देंगे length of train, LT 150 meter. The time taken by the train to cross a bridge of 850 meter length is. अब crossing मतलब क्या होता है? Crossing मतलब सबसे पहले what do you mean by crossing is कि उसका front face enter करेगा ट्रेन का, और जब तक बैक फेस बाहर नहीं निकलता, मतलब 850 प्लस 150, तो टोटल डिस्टेंस कितना लोगे 1000, क्योंकि जब तक ट्रेन का बैक एंड कंप्लीटली ब्रिज को क्रॉस नहीं करता तब तक यू कैन नॉट से दैट द ट्रेन हैज क्रॉस्ड. तो ट्रेन का क्रॉसिंग होना मतलब ट्रेन का बैक साइड भी ब्रिज से बाहर जाना. तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? Total distance is length of train plus length of bridge, मतलब 150 plus 850, that is 1000 meter. और स्पीड कितना दिया है आपको 45 किलोमीटर पर आवर. 45 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड, क्या नहीं 9 2 जा 9 5 जा, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड. हमें क्या फाइंड करना था? टाइम. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है 1000, स्पीड कितना है 25/2. 1 जा 40, ऊपर जाएगा तो 80. तो 80 सेकेंड इज द टोटल time taken by the train to cross the bridge. 80 second. Next question. Same question, we will not repeat it. सिर्फ मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ. A 100 meter long train is moving with uniform velocity of 45 kilometer per hour. यहाँ पे भी वही था, स्पीड यहाँ पे भी वही है. The time taken by the train to cross a bridge of 1 kilometer length. अब देखो यहाँ पे टोटल लेंथ कितना है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 और 100 मतलब कितना 1100. पिछले केस में कितना था 1000. डिस्टेंस ज्यादा है, स्पीड सेम है तो टाइम ज्यादा लगेगा. डिस्टेंस ज्यादा है, स्पीड सेम है तो टाइम ज्यादा लगेगा. यहाँ पे कितना था 80 के ऊपर, एक ही ऑप्शन है 80 के ऊपर 88. So done. This is something that you will do as assignment. वो है ही नहीं assignment, हो गया solve question. Next question. A bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. You have a fixed target. आपके पास ये fixed target है, right? और half velocity lose हो गया after penetrating 3 centimeter. How much further will it penetrate before coming to rest, assuming it faces constant resistance to motion? मतलब ऐसा है कि आपके पास एक बुलेट है, right? So you have a bullet. Let's say this is the bullet. Okay, ये बुलेट 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद loses half of its velocity. और उससे और कितना आगे जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो अब ऐसा है, इमेजिन इनिशियल वेलोसिटी इन केस 1 इज u1. तो इनिशियल वेलोसिटी इन केस 1 इज u1.
फाइनल वेलोसिटी इन केस वन इज v1 विच इज u1 बाय 2, क्योंकि हाफ लूज हुआ वेलोसिटी। ये हो गया आपका केस वन, मतलब एंट्री से तो इस लेवल तक, और ये डिस्टेंस कितना दिया है S1 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका केस नंबर 1। उसके बाद और कितना आगे जाएगा, मतलब दे आर आस्किंग यू व्हाट इज S2, और आपको पता होना चाहिए जो फाइनल वेलोसिटी है केस 1 का वही होगा इनिशियल केस 2 का। तो केस 2 का इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा u2, और वो कितना होगा u1 बाय 2। ये आ गया केस 2। और आपको पता है केस 2 में फाइनल वेलोसिटी कितना है। अभी भी जिनको नहीं समझा, आफ्टर एंटरिंग द टारगेट the bullet is losing half of its velocity, मतलब initial by 2 is final value of velocity। कितने डिस्टेंस के बाद 3 सेंटीमीटर के बाद। क्लियर। और कितना पेनिट्रेट होगा, assuming that retardation मतलब रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, राइट। तो और कितना पेनिट्रेट होगा, मतलब स्टॉप होगा मतलब वेलोसिटी फाइनल इज 0। लेकिन केस 2 का इनिशियल वेलोसिटी कितना है जो केस 1 का फाइनल है। सिंपल। तो इफ यू अंडरस्टूड दिस, ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया है बिकॉज केस 1 से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। केस 1 से व्हाट यू कैन डू इज v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2as1। v1 इज u1 स्क्वायर बाय 2 ना 4, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना इसको। व्हाट इज v1 u1 बाय 2, तो v1 स्क्वायर इज u1 बाय 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस इसको शिफ्ट कर देंगे u1 स्क्वायर इक्वल टू 2a s1 इज 3 माइनस 3 u1 स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 2a इंटू 3 और 3 इसको शिफ्ट कर दो, ये बन गया 8। तो आपको a मिल गया, मतलब रिटार्डेशन मिल गया u1 स्क्वायर बाय 8। अब ये वैल्यू आप यूज करोगे केस नंबर 2 में। अकॉर्डिंग टू केस नंबर 2, v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2as2। v2 is 0, u2 is v1, but v1 is u1 by 2, मतलब ये वापस है u1 by 4 आ गया, प्लस की जगह पे माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि a क्या है माइनस। कितना है u1 स्क्वायर बाय 8 s2 1 एंड 4 कैंसल कैंसल मत करना, ये कैंसल नहीं, u1 स्क्वायर बाय 4 u1 स्क्वायर बाय कैंसिल हो गया 0, मतलब वो उधर ही रुक गया। कहाँ पे, यहीं पे रुक गया। वैसा नहीं है ये, यू हैव टू शिफ्ट दिस। तो u1 स्क्वायर बाय 4 s2 इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय 4। नाउ कैंसल 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 कैंसल, मतलब s2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इट विल गो 1 सेंटीमीटर फर्दर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two boys are standing at the two ends A and B of a ground where AB is equal to small a. Good. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in time t, where time t is. Simple question है. There are two boys who are standing at the two ends of the ground, A and B, और इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस। वेरी गुड। द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे, राइट। चला होगा बचपन में स्कूल में पकड़म पकड़ाई, राइट। तो व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच v1, राइट। द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली, भागते हुए देखा तो ये भी भागा पकड़ने के लिए, और फाइनली पकड़ लिया सी पॉइंट पे, और वेलोसिटी इज बी। क्या फाइंड करना है, कितने टाइम में। जो क्वेश्चन इज जो क्या बन गया ये, राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड, करेक्ट। क्या यूज करोगे, बट एक प्रॉब्लम है, दो साइड वेलोसिटी है, एक साइड डिस्टेंस है। व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम,
डिस्टेंस, तो मैं अगर इसको t और इसको t से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम, AC square equal to AB square plus BC square. AC square is V square T square. This is AB square is A square. This is V1 square और T square. शिफ्ट कर दो, V square T square minus V1 square T square equal to A square. Fine. Then T square you can take out common. V square minus V1 square equal to A square. So T square equal to A square upon V square minus V1 square, and therefore T is under root of A square upon V square minus V1 square. A square upon V square minus V1 square का root, option number B. Good. So that's it for today.